हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, जिसमें स्टूडेंट्स आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, तो आज हम कौन से चैप्टर का रिवीजन करेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर की, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? स्टार्ट कीजिए। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है यदि हम कोई गुड्स बाय और सोल्ड कर रहे हैं किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट से बाहर जाकर। ठीक है ना जी, किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाकर, यानी आप दो कंट्रीज के बीच में बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज हो रही है, तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। यदि इंडिया अमेरिका से कोई डील कर रही है गुड्स को बाय और सोल्ड करने की, तो वो एक्टिविटी कहलाएगी इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है कि यदि आप कोई गुड्स बाय और सोल्ड कर रहे हो बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट से बाहर, समझ गए? तो उसे हम या कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो उसे आप इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। क्लियर हुआ इंटरनेशनल बिजनेस का मीन्स? तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है? यदि आप कोई गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं एक कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाकर, या हम कह सकते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में यदि आप ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कितनी कंट्रीज के बीच में? टू कंट्रीज के बीच में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे आप इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। समझ गए? क्लियर है क्या? तो कोई गुड्स बाय और सोल्ड कर रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर है? एक्सटर्नल ट्रेड, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस है ना, इंटरनेशनल बिजनेस को आप एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रेड के तीन टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है जी, इंटरनेशनल बिजनेस के क्या टाइप है? पहले मुझे आप एक बात बताओ, आपको मीनिंग क्लियर है इंटरनेशनल बिजनेस का? कोई हम गुड्स बाय और सोल्ड कर रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। या हम एक कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाकर बिजनेस करते हैं, तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है इट रेफर्स टू सेलिंग गुड्स और सर्विस टू फॉरेन कंट्री। यदि आप किसी फॉरेन कंट्री को गुड्स और सर्विस सोल्ड कर रहे हैं, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। समझ गए? मान लीजिए इंडिया अमेरिका को कोई गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब है कि यदि आप फॉरेन कंट्री को कोई गुड्स और सर्विस सोल्ड कर रहे हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब है यदि आप फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स और सर्विस बाय खरीद रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में तो फॉरेन कंट्री को गुड्स और सर्विस सोल्ड करेंगे, और इंपोर्ट में आप कोई गुड्स और सर्विस फॉरेन कंट्री से खरीदेंगे, बाय करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? और एंटरपोर्ट, री एक्सपोर्ट। थर्ड क्या है? मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं कि इंटरनेशनल बिजनेस के पहला क्या टाइप आया? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स फॉरेन कंट्री को कोई गुड्स और सर्विस सोल्ड कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब कंट्री से कोई गुड्स बाय कर रहे हैं। और एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, नॉट फॉर कंजप्शन इन होम कंट्री, अपने यहां यूज करने के लिए नहीं। हमने फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स खरीदा, इंपोर्ट किया, अपने यूज के लिए नहीं, बल्कि उसे किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसे एंटरपोर्ट, री एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एंटरपोर्ट में हम कोई गुड्स खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसे री एंटरपोर्ट कहते हैं। क्लियर है? एंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट कहते हैं। एंटरपोर्ट या क्या क्या कहेंगे? री एक्सपोर्ट कहेंगे। क्लियर? एक्सपोर्ट मीन्स
फॉरेन कंट्री को कोई गुड्स सोल्ड करना, इंपोर्ट का मतलब फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स बाई करना, और एंटरपोर्ट का मतलब है इंपोर्ट करना, लेकिन उस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। समझ गए? नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इतनी बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। स्टार्ट कीजिए। देखिएगा, नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में हमें बताया फर्स्ट नेचर क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि रिवीजन है, ध्यान से सुनते चले जाइएगा, है ना। तो ये टॉपिक अब हमारा क्या आ रहा है? नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें बताया गया इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। इंटरनेशनल बिजनेस में मिनिमम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। कम से कम कितनी कंट्री इन्वॉल्व होगी? 2 कंट्रीज। तो इंटरनेशनल बिजनेस में मिनिमम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री कैन आल्सो बी टर्न एज एक्सटर्नल ट्रेड। यदि आप किसी कंट्री के बॉर्डर को अक्रॉस करके, पार करके कोई गुड्स बाय और सोल्ड करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल की बात चल रही, क्लियर है। तो कितनी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा? 2 कंट्रीज का। और यदि हम एक कंट्री की बाउंड्री क्रॉस करके बाय और गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, क्लियर है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा। तो नेचर क्या है एक्सटर्नल ट्रेड की? कि मिनिमम कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व होगी? मिनिमम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। सेकंड पॉइंट क्या है? ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। हर एक कंट्री की अपनी खुद की क्या होती है? करेंसी होती है। पेमेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स इज मेड इन फॉरेन करेंसी। जो आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे इंपोर्टेड गुड्स का, वो भी किस में करोगे? फॉरेन करेंसी में करोगे। और पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, और जो आप एक्सपोर्ट का पेमेंट करोगे, पेमेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स इज मेड इन फॉरेन करेंसी। इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या होता है? यदि गुड्स खरीदा, यदि आपने खरीदा तो उसका पेमेंट भी आप फॉरेन करेंसी में करोगे, और कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, बेच दिया, तो उसका पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में रिसीव करोगे। क्लियर है? तो यहां पर फॉरेन करेंसी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। समझ गए दोनों पॉइंट? पहला पॉइंट क्या था? कितनी कंट्री इन्वॉल्व होंगी? 2। ठीक है। सेकंड, जब यदि आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट माने खरीदोगे, तो पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में करना होगा, और एक्सपोर्ट करोगे तो पेमेंट भी फॉरेन करेंसी, मतलब जो पैसा होगा वो भी फॉरेन करेंसी में रिसीव करना होगा। समझ गए? ठीक। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पहले मुझे बताओ नेचर में कोई दिक्कत है क्या? चलो अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम है लीगल प्रोसीजर। एक मिनट, एक चीज बताओ मुझे, मीनिंग क्लियर है, टाइप क्लियर है, नेचर क्लियर है। अब आ जाइए प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है? हमारे सामने फर्स्ट प्रॉब्लम आती है किसकी? लीगल प्रोसीजर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। जब हम एक्सटर्नल बिजनेस कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत लेंथी प्रोसीजर है। समझ गए? जब आप क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी ऑब्टेन। आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से पहले। तो यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो पहले किसकी परमिशन लेनी होगी? गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। वन हैज टू फिल मैनी डॉक्यूमेंट्स। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे। कस्टम क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस को सीमा शुल्क बोलते हैं, सीमा शुल्क पे करना होगा। रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, शिप को बुक करना होगा, और इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। समझ गए? तो इंटरनेशनल बिजनेस की प्रॉब्लम्स क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लीगल प्रोसीजर।
मतलब कि आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे तो गवर्नमेंट की क्या लेनी होगी, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद आपको बताया कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे, कस्टम क्लियरेंस होगी और रुपीस को किसमें, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और शिप को क्या करना होगा, बुक करना होगा। तो ये सभी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड है जी हमारा रेस्ट्रिक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, रेस्ट्रिक्शन। इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट एज फ्री। जी कल को तो आपका टेस्ट प्रोसीजर होगा ना, ठीक है। तो टेस्ट प्रोसीजर होने की वजह से ये मैं कर देता हूं फर्स्ट फैब की हो जाएगी, है ना हमारी, ठीक। सेकंड रेस्ट्रिक्शन, इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल बिजनेस इतना फ्री नहीं है जितना कि इंटरनल। इंटरनल का मतलब समझते हो, एक ही कंट्री के अंदर सामान खरीदेंगे और बेचेंगे, वो आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल बिजनेस इतना फ्री नहीं है जितना कि इंटरनल ट्रेड। इन केस ऑफ सेवरल आइटम्स, जब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैनी रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी क्या लगाई जाएंगी, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कुछ आइटम पर, यदि आप उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो, एक तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होंगी। तो इस कारण से एक्सटर्नल बिजनेस इतना आसान नहीं है जितना कि इंटरनल बिजनेस। ठीक है, क्लियर है। तो एक्सटर्नल बिजनेस डिफिकल्ट है, इजी है, हार्ड है, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है जितना कि इंटरनल बिजनेस। क्यों, क्योंकि इंटरनल बिजनेस में तो आपको ज्यादा रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करनी पड़ती, लेकिन एक्सटर्नल बिजनेस में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से और कुछ आइटम पर रेस्ट्रिक्शंस होती है जिनमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, हाई रिस्क। पहले ओरली सुनो। हाई रिस्क में बताया गया है, एक तो दूरी बढ़ जाती है। यदि हम फॉरेन कंट्री में जाके सामान खरीद रहे और बेच रहे, बिजनेस कर रहे, तो दूरी बढ़ जाएगी। दूरी के कारण जो गुड्स है, सामान है, उसका रास्ते में खराब होने का डर रहता है। समझ गए, किसका खराब होने का डर रहेगा, गुड्स का। दूसरी बात, करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन होता रहता है। जैसे मैं एग्जांपल में समझाऊंगा, सपोज कीजिए मैंने आज $10 अमेरिका से डील की, $10 का मैंने गुड्स परचेज किया। कितने डॉलर का, $10 का मैंने कोई गुड्स परचेज किया। इतनी बात क्लियर हो गई। $1 का प्राइस उस समय 60 था। कितना था, 60। आज मैंने सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने $10 का गुड्स खरीदा और $1 का प्राइस कितना है, 60। तो हमें कितने पे करने पड़ जाएंगे, 60 × 10। तो हमें कितने पे करने होंगे, 600। समझ गए, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने कितने डॉलर का सामान खरीदा और $1 का प्राइस 60 है, तो मुझे कितने पे करने हैं, 600। लेकिन मैंने कहा कि 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। 2 महीने बाद 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो डॉलर का प्राइस ये $10 का है और 60 रुपीज ईच है। ठीक है ना जी, 60 रुपीज क्या है, ईच। $1 का प्राइस 60 है, ठीक है जी। $1 का प्राइस कितना है, 60, और हमने $10 का गुड्स परचेज किया। कितने का गुड्स परचेज किया, $10 का गुड्स परचेज किया। अब 2 कंडीशन बनती है, क्लियर है। या तो हो सकता है $1 का रेट कितना हो जाएगा, $1 का रेट 50 हो गया। जब मैंने 2 महीने बाद पेमेंट करना है, 50 हो गया, तो एट दैट टाइम मुझे कितने पैसे पे करने हैं, 500। या हो सकता है $1 का रेट 70 हो जाए, तो मुझे कितने पे करने हैं, 700। तो ये डर रहता है, ये रिस्क रहता है करेंसी फ्लक्चुएशन का। समझ गए। तो किस चीज का डर रहता है, करेंसी फ्लक्चुएशन का डर हमारे सामने बना रहता है। ये प्रॉब्लम होती है, समझ गए। ठीक, कि या तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा अगर हम कुछ टाइम बाद पेमेंट करेंगे, या कम। तो ये रिस्क रहता है, समझ गए। तो इसमें यही बताया गया है कि हाई रिस्क, पढ़िएगा, द रिस्क इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में जो रिस्क रहता है वो बहुत ज्यादा हाई, ज्यादा रहता है। वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है इंटरनल ट्रेड के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, ठीक है। तो कहां पर ज्यादा रिस्क होता है,
ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है इंटरनल ट्रेड के कंपेयर में, ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, दूरी है। देयर इज रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स, तो वहां पर गुड्स के डैमेज होने के चांस ज्यादा रहते हैं रास्ते में। तो गुड्स के डैमेज होने के चांस क्यों ज्यादा रहते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस के कारण। क्लियर है? देयर इज आल्सो द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन करेंसी, करेंसी के रेट में फ्लक्चुएशन होता रहता है, ये हो रहा है। करेंसी को कन्वर्जन करने के रेट में क्या होता रहता है? फ्लक्चुएशन होता है, ये डर रहता है। क्लियर हो गई बात? तो ये दो रिस्क बताए गए हैं, तो इस कारण से एक्सटर्नल बिजनेस में ज्यादा रिस्क है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिफरेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? ठीक, डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन एंड रिटन इन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेज बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। ट्रेडर को, बिजनेसमैन को एक बंदा ऐसा अपॉइंट करना पड़ेगा जो फॉरेन लैंग्वेज को आसानी से पढ़ भी सके और समझ भी सके। यानी प्राइस लिस्ट क्या है, टर्म्स और कंडीशन क्या है, इनको वो आसानी से क्या कर सके? हाँ, इनको रीड और पढ़ भी सके और समझ भी सके। तो एक ऐसा बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। समझ गए? तो एक बंदा ऐसा अपॉइंट करना पड़ेगा जिसे फॉरेन लैंग्वेज की पूरी नॉलेज हो, लिख भी सके और समझ भी सके। क्लियर है? ताकि वो हमें बता सके कि प्राइस क्या है, टर्म्स और कंडीशन क्या है उस गुड्स की। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब हमें किसको अरेंज करना पड़ेगा? अभी ऊपर बताया था कि जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पर फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। पढ़िए, फॉर मेकिंग ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट जो आपने गुड्स इंपोर्ट किया उसके पेमेंट करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी की क्या होती है? जरूरत पड़ेगी। विच इन्वॉल्व लेंथी प्रोसीजर, और उसको अरेंज करना बहुत लेंथी प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। किसको अरेंज करने में? फॉरेन करेंसी। तो अभी मैंने आपके सामने डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस की। इन प्रॉब्लम में से जो आपको किसी प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो बता दो। सब समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम किसमें डिफरेंस देख रहे हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। चलिए देखिए, स्टार्ट करें। पहली बात, इंटरनल ट्रेड का तो मतलब क्या होता है? एक ही कंट्री के अंदर बाय और सोल्ड एक्टिविटी परफॉर्म करना। और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब टू कंट्रीज के बीच में बाय और सोल्ड से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करना, वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। पढ़िए, अब हम इनमें डिफरेंस देख रहे हैं, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। सबसे पहला फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट बेस क्या है? मीनिंग। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री। इंटरनल ट्रेड का मतलब है यदि आप एक कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट के अंदर गुड्स को क्या करते हैं? बाय और सोल्ड करते हैं। समझ गए? तो यदि आप एक कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट के अंदर रहकर गुड्स को बाय और सोल्ड करते हैं, वो तो है इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है, एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री। आप एक कंट्री की जियोग्राफिकल लिमिट से बाहर जाकर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, बाय और सोल्ड करते हैं गुड्स, तो वो क्या कहलाएगा? समझ गए? तो इंटरनल ट्रेड के अंदर तो सेम कंट्री और वहां पर टू कंट्रीज, या एक कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाकर। सेकंड, कंट्री इन्वॉल्व। यदि मैं बात करूं इंटरनल ट्रेड की, इंटरनल ट्रेड के अंदर केवल एक ही कंट्री इन्वॉल्व होती है, तो इंटरनल ट्रेड में केवल एक ही कंट्री इन्वॉल्व होगी। जबकि मैं बात करूं एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल ट्रेड में कितनी? मिनिमम टू कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। तो इंटरनल ट्रेड में तो एक ही कंट्री इन्वॉल्व होगी और एक्सटर्नल ट्रेड में मिनिमम टू कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। रिस्क, इंटरनल ट्रेड में लेस डिग्री ऑफ रिस्क, कम रिस्क होगा। इंटरनल ट्रेड में कम रिस्क होगा, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में क्यों होगा? इंटरनल ट्रेड में कम, हाँ, इंटरनल ट्रेड में तो कम डिस्टेंस होगा इसलिए कम रिस्क होगा, और एक्सटर्नल ट्रेड में लॉन्ग डिस्टेंस होगा इसलिए ज्यादा रिस्क होगा और फ्लक्चुएशन होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट क्या है? करेंसी यूज।
यदि मैं बात करूं इंटरनल ट्रेड की, किसकी बात करूं? इंटरनल ट्रेड की। तो इंटरनल ट्रेड में जो पेमेंट आप मेड करेंगे, पेमेंट देंगे और जो पेमेंट रिसीव करेंगे वो होम करेंसी में होगा। मान लीजिए मैं इंडिया में हूं, इंडिया में रुपीज चलते हैं, तो जो पेमेंट होगा और पेमेंट रिसीव होगा वो किसमें होगा? होम करेंसी में होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल ट्रेड में जो आप पेमेंट मेड करेंगे और रिसीव करेंगे वो किसमें करेंगे? समझ गए? ठीक। नेक्स्ट, प्रोसीजर इन्वॉल्व। इंटरनल बिजनेस में आपको नो लॉन्ग प्रोसीजर, आपको कोई ज्यादा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, आपको कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यदि एक्सटर्नल बिजनेस की बात करें तो लॉन्ग प्रोसीजर, आपको बहुत लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और मैनी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होगी जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल ट्रेड में बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होगा और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है जी? पेमेंट्स आर मेड बाय कैश और चेक। इंटरनल बिजनेस में जो पेमेंट आप मेड करेंगे वो कैश और चेक में करेंगे। भाई इंडिया में हम हैं, एक ही कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो कैश चलेगा या चेक चलेगा। लेकिन यदि मैं बात करूं एक्सटर्नल बिजनेस की, तो जो पेमेंट्स होगा वो होगा किसके थ्रू? बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने पढ़ाया था बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होगा या बैंक के थ्रू होगा। तो एक्सटर्नल बिजनेस में पेमेंट या तो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होगा या बैंक के थ्रू होगा। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। यदि हम बात करें इंटरनल बिजनेस की, किसकी बात करें? इंटरनल। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंटरनल बिजनेस की बात करें तो इंटरनल बिजनेस में एक ही कंट्री के लॉज, रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। मान लीजिए मैं इंडिया में हूं तो इंडिया के ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं एक्सटर्नल बिजनेस की, किसकी बात करूं? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल बिजनेस में जो रूल्स अप्लाई होंगे वो इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि हम दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर उन कंट्रीज के हिसाब से रूल्स अप्लाई होंगे। तो यदि मैं इंटरनल बिजनेस की बात करूं तो एक ही कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई करोगे, और यदि मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो इंटरनल रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई होंगे। उनसे इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई होंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यदि मैं बात करूं इंटरनल बिजनेस की, तो इंटरनल बिजनेस में हम किसका यूज करेंगे? रोड, रेलवेज, इन सब का यूज करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड और रेलवेज का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? लेकिन यदि हम एक्सटर्नल बिजनेस की बात करें तो एक्सटर्नल बिजनेस में हम सी ट्रांसपोर्ट यानी शिप का यूज करेंगे। सी ट्रांसपोर्ट मींस, और एयर ट्रांसपोर्ट यानी एरोप्लेन वगैरह का यूज करेंगे। तो इंटरनल बिजनेस में तो रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्ट का यूज होगा, और एक्सटर्नल बिजनेस में सी ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट का यूज होगा। नेक्स्ट 9 पॉइंट, कॉस्ट इन्वॉल्व। इंटरनल ट्रेड में ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब बिजनेस को चलाने की कॉस्ट। तो इंटरनल ट्रेड में बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट लोअर मींस कम होगी। क्लियर है? लेकिन यदि मैं बात करूं एक्सटर्नल बिजनेस की, तो वहां पर क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, ज्यादा दूरी है, इसलिए बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट हाई होगी। ठीक है भाई, इंटरनल बिजनेस में तो दूरियां कम होती हैं, ठीक है, दूरी कम होने के कारण आपको आपकी कॉस्ट कम आएगी। लेकिन एक्सटर्नल बिजनेस में डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो कॉस्ट हाई होती है। लास्ट, इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व। देखो पहली बात, हमारा जो आरबीआई है वो अपने पास फॉरेन करेंसी रखता है, उनका रिजर्व रखता है। किसका रिजर्व रखता है? फॉरेन करेंसी का। उनके पास हर कंट्री की फॉरेन करेंसी पाई जाएगी। समझ गए? यदि मैं बात करूं इंटरनल बिजनेस की, तो इंटरनल बिजनेस में क्या फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी? तो इन्होंने बताया कि इंटरनल ट्रेड में किसी भी कंट्री की फॉरेन रिजर्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि होम करेंसी यूज होगी। लेकिन यदि हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल ट्रेड में किसी कंट्री के फॉरेन रिजर्व पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो एट दैट टाइम फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके फॉरेन करेंसी के रिजर्व पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इंटरनल बिजनेस में तो फॉरेन करेंसी के रिजर्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एक्सटर्नल बिजनेस की बात करें तो एक्सटर्नल बिजनेस के केस में फॉरेन करेंसी के रिजर्व पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये थे हमारे
क्या किस चीज के डिफरेंस, इंटरनल बिजनेस और एक्सटर्नल बिजनेस के डिफरेंस। बस आज हम यहीं तक रिवीजन करेंगे, इतनी बात क्लियर होगी। तो आज हमने रिवीजन किया है इंटरनेशनल बिजनेस का, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स का आज रिवीजन किया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो देखकर आप इन रिवीजन को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।